साइटोकाइनेसिस हो गया था, 2 डॉटर सेल बन चुके थे। अब एक चीज देखिए, ये शुरू है क्या? एक क्वेश्चन देखिए तो, इफ द रूट टिप सेल divide in every 60 minutes, then what will be, लिखते चलिए, the number of cells in the root tip after 6 minutes. देखिए, आसान भी है और थोड़ा सा ट्विस्ट भी है। मान लेते हैं दिस इज द रूट टिप, और यहाँ पे जो सेल्स हैं हम अभी गिन नहीं पा रहे हैं, बहुत सारे सेल्स हैं। मान लेते हैं टोटल नंबर ऑफ सेल्स स्टार्ट करने के समय पे, जिस समय हम ऑब्जर्व करना शुरू किए, वो है x। ठीक है, x हो गया नंबर ऑफ सेल्स एट द टाइम ऑफ ऑब्जर्वेशन, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, जब आप देखना शुरू। अब क्या कर रहा है, ये पहली बात। दूसरी चीज जो दी गई है वो है क्या, टाइम ऑफ डिवीजन इक्वल टू 60 मिनट्स। अब देखिए, आपसे पूछा है नंबर ऑफ सेल्स आफ्टर 6 मिनट्स। मान लेते हैं ये सिंगल सेल है, एक सेल, वन सेल। इसको आप 60 मिनट का टाइम दीजिएगा तब ना 2 सेल में बदलेगा। आप कितना टाइम दिए, 6 मिनट्स। एक भी डिवीजन साइकिल पूरा कर पाएगा? तो आफ्टर 6 मिनट्स नंबर ऑफ सेल्स कितना रह जाएगा? इतना फनी क्वेश्चन नहीं बनता है। बोलिए, सोचना ही नहीं चाहते हैं, कैसे काम चलेगा बताइए? सीधे चाहते हैं कि फॉर्मूला मिले और फॉर्मूला पे हमको वैल्यू मिल जाए, पुट कर दें। तो बताए क्यों नहीं? नहीं किया है तो जितना है उतना ही रह जाएगा, उतना ही रह जाएगा। इसी क्वेश्चन को अगर ऐसे दिया जाए, सब कुछ वैसा ही रहे, आफ्टर 6 आवर्स कर दे, तब क्या करते? तब तो टाइम दिया है 6 डिवीजन का, फिर गलत। नंबर ऑफ सेल्स
after n times of division equal to 2 raised to the power n, बताए नहीं थे, इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 रेज टू द पावर, यहां n का वैल्यू क्या है, कितना टाइम्स डिवाइड करने का मौका मिला भाई, 60 मिनट में एक बार डिवाइड करता है, यानी 1 आवर में एक बार डिवाइड करता है, तो आपको वेट करना है 6 आवर्स तक। तो कितना डिवीजन साइकिल आप अलाउ कर रहे हैं, 6 डिवीजन साइकिल्स अलाउ कर रहे हैं, तो एन का वैल्यू क्या हो जाएगा 6, तो यार 2 रेज टू द पावर 6 इक्वल टू क्या होगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 और 2 1 2 3, 2 दूनी 4 दूनी 8 8 64, 64 सेल्स। अभी पूरा नहीं हुआ, ये तो एक सेल को लेकर चलते तो वो 64 सेल बना था, तो आपने तो नंबर ऑफ सेल्स x लिया है, इसलिए टोटल नंबर ऑफ सेल्स क्या हो जाएगा x इंटू 64, यानी 64x। सिंस द नंबर ऑफ सेल्स at time 0 was x, therefore number of cells after 6 hours equal to 64 into x, आंसर नोट कीजिए। चलिए, और ऐसा तभी हो सकता है जब टीचर पढ़ के पढ़ा रहा हो। अब आते हैं हम लोग माइटोसिस कंप्लीट कर चुके मियोसिस की ओर। वो तो पाथवे है जिसकी बात आप कर रहे हैं, वो पाथवे है, वो प्रैक्टिस सेट है, उससे आपको ये हासिल करना है कि अच्छा इस चैप्टर से, फिर बात कर रहे हैं, इस टॉपिक से ऐसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, उसका आपको एक आइडिया लगाने के लिए वो स्टडी मटेरियल दिया गया है। पर वही क्वेश्चन आएगा कहाँ बोला गया, हाँ उससे भी रह सकता है, अगर ऐसा लगा कि ये क्वेश्चन दिया जा सकता है तो रहेगा, लेकिन ऐसा हो सकता है कि लगता है कि हाँ ये क्वेश्चन दिया जा सकता है तो आ गया, लेकिन उसको आप ये मान के चलिएगा यही क्वेश्चन आएगा इसलिए पढ़ लो, ये बहुत गलत अप्रोच है। मॉड्यूल इसलिए दिया गया है ताकि आप समझे कि इस चैप्टर से, इस टॉपिक से स्पेशली ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, तो आपका आइडिया बढ़ेगा, है ना। उस टॉपिक को पढ़ते समय जो बातें आपके दिमाग में आ रही थी उससे और ज्यादा ब्रॉड स्पेक्ट्रम में उस चीज को आप समझ पाइए। एनीवे, आइए अब देखें हम लोग मियोसिस, और मियोसिस को फिर से हम लोग डिवाइड करें इसके दो पार्ट, या ये दो फेज में पूरा होता है, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड। मियोसिस फर्स्ट में पहला स्टेज क्या होगा, प्रोफेज फर्स्ट, और फिर प्रोफेज फर्स्ट बटा हुआ है 5 स्टेजेस में, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन, डायाकाइनेसिस। इसके बाद है मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट,
टेलोफेज फर्स्ट एंड साइटोकाइनेसिस, और ये सिंपल सिंपल है, प्रोफेज सेकेंड, मेटाफेज सेकेंड, एनाफेज सेकेंड एंड टेलोफेज सेकेंड एंड डायाकाइनेस सॉरी एंड साइटोकाइनेसिस। ये ब्रेकअप नोट कीजिए। यानी इस मियोसिस को दो भाग में बांटा जा सकता है, एक है मियोसिस फर्स्ट और दूसरा पार्ट है मियोसिस सेकेंड, और ये दोनों जब बारी बारी से कंप्लीट होगा तब जाके फर्स्ट या वन साइकिल ऑफ मियोसिस कंप्लीटेड ये कहेंगे हम लोग। ठीक है, मिटा सकते हैं इधर। द मियोसिस, इसको हम लोग डायग्राम से समझेंगे। देखिए, माइटोसिस हो चाहे मियोसिस हो, ये एम फेज में ही आएगा, है ना, तो इंटरफेज तो पास करेगा। तो मियोसिस कंप्लीट होने के दौरान एक कंप्लीट साइकिल ऑफ मियोसिस होने में इसे इंटरफेज 1 और इंटरफेज 2 का भी सामना करना पड़ता है, यानी इंटरफेज फर्स्ट और इंटरफेज 2 होते हुए गुजरता है। तो कहने का मतलब हम लोग जो ब्रेकअप यहां दिए थे, ये मियोसिस फर्स्ट में जो फेजेस हैं वो एम फेज के फेजेस हैं। ठीक है, पर एम फेज के पहले यानी प्रीसीड करेगा, इससे पहले कौन होगा, इंटरफेज, तो इंटरफेज 1 यहां पहले होगा। तो मियोसिस में पहले हम लोग को देखना चाहिए इंटरफेज फर्स्ट, और इसमें G1 फेज सेम टू दैट ऑफ माइटोसिस, जैसा माइटोसिस में G1 फेज होता है बिल्कुल वैसा ही होगा। एस फेज सेम एज दैट ऑफ माइटोसिस, G2 फेज सेम एज दैट ऑफ माइटोसिस। ठीक है, अब देखिए, अगर हम इसके इंटरफेस फर्स्ट का सेल देखें तो कैसा दिखाई पड़ेगा,
हम लोग 2 पेयर ऑफ क्रोमोसोम लेकर चल रहे हैं, ठीक है, और क्रोमोसोम जिस कंडीशन में है जैसा हमें दिखाई पड़ रहा है, ये है क्रोमैटिन फाइबर्स, ये हम लोग जानते हैं, प्रेजेंट एज क्रोमैटिन फाइबर्स, प्रेजेंट एज क्रोमैटिन फाइबर्स। ये किस अवस्था में? G1 फेज में ऑफ इंटरफेज 1, ठीक है। इसके बाद ये एस फेज में जाएगा, जब ये एस फेज पूरा करेगा तो आप देख चुके हैं कि सेंट्रोसोम 2 पार्ट में डिवाइड होता है, ये पहला पेयर, ये दूसरा पेयर। इतना ऑर्गेनाइज्ड वे में नहीं रहता है, देखने में आपको लगेगा पूरा जाल बना हुआ है, पर हम अपने सहूलियत के लिए इसे थोड़ा सा स्पेस देते हैं ताकि हम इसे क्लियरली आइडेंटिफाई कर सकें। पर आपको फिर भी बता रहे हैं, जिस तरीके से हम लोग इसको स्टडी कर रहे हैं, जैसा हम लोग इसको पिक्चराइज करने की कोशिश कर रहे हैं, रियल टाइम में ऐसा नहीं होता, बहुत उलझा हुआ होता है। पर यहाँ समझने की बात है, एस फेज में क्या होने वाला है, यह है एस फेज ऑफ इंटरफेस फर्स्ट। डीएनए डुप्लीकेशन होगा, डीएनए डबलिंग होगा, तो इसका एक, इसमें जो एक डीएनए है अब डबल हो जाएगा, तो हर एक के साथ ये बात होगी ना, तो चारों का अपना अपना डीएनए डबलिंग होगा और ये इस तरीके से नजर आएगा, ठीक है। यहां तक पूरा कीजिए। ये हमें मिले एस फेज के सेल। अब एक चीज बताइए, एस फेज में से G2 फेज में जब जाता है तो हम लोग देख चुके हैं टेक्निकली हमें बहुत ज्यादा कोई अंतर नजर नहीं आता, इसलिए हम लोग सीधे सीधे अब एंटर करेंगे किसमें? मियोसिस फर्स्ट में। और मियोसिस फर्स्ट का पहला स्टेज क्या है? प्रोफेज 1। पर प्रोफेज 1 अगर हम लोग एज ए होल देखें, पूरा का पूरा प्रोफेज हो रहा होगा, तो उसमें एक्चुअल एक्टिविटी क्या होगा? मेन चीज जो हम लोग को रिमार्केबली नजर आएगा वो है क्या? क्रोमोसोमल कंडेंसेशन, ये नजर आएगा, और क्रोमोसोम का स्पिंडल फाइबर के साथ अटैचमेंट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का गायब होना, और ये दोनों यानी सेंट्रोसोम्स ऑपोजिट पोल की ओर जाते हुए या पहुंच चुके होंगे, ये दिखाई देगा, ये दिखेगा ना। पर उस प्रोसेस को ये थोड़ा लिंगर करके पूरा करता है, वो कैसे? वो देखिए, हम लोग सीधे स्ट्रेट वे एंटर करते हैं प्रोफेज फर्स्ट में, और प्रोफेज फर्स्ट का पहला स्टेज बता दीजिए, अभी नाम लिखे हैं लेप्टोटीन। हम लोग एंटर करेंगे अभी लेप्टोटीन में। प्रोफेज फर्स्ट, इसमें पहला स्टेज है लेप्टोटीन।
ये इसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इनिशिएट्स टू डिसॉल्व, हल्का होना शुरू हो जाता है और इसमें क्रोमोसोमल कंडेंसेशन शुरू हो जाएगा। मान लेते हैं इसको हम लोग ऐसे दिखाए, दूसरे वालों को भी ऐसे दिखाने जाएंगे तो दोनों में कंफ्यूजन होगा, तो हम लोग दूसरे को इससे अलग रखने के लिए क्या करते हैं, इसको शेडेड कर देते हैं। ठीक है, तो सेम चीज यहां के लिए भी कर सकते हैं। ये लेप्टोटीन फेज, ठीक है। अब आएगा स्टेज बी, जाइगोटीन। इसमें क्या होंगे, क्रोमोसोम्स जो है पेयरिंग में आना शुरू करेंगे, पेयर बनाना शुरू कर देंगे। ठीक है, और पेयर बनाने के दौरान और कॉम्प्लेक्सिटी अप्लाई करता है, अप्रोच करता है कॉम्प्लेक्सिटी की ओर, और इसके जो क्रोमेटिड्स हैं ये आपस में उलझते हैं और एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है, उसे कहते हैं सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, और इस अपीयरेंस को कहते हैं साइनेप्स। तो देखिए वो कैसे होगा। ये मान लेते हैं सॉलिड लाइन वाला, मतलब शेडेड वाला, और ये ट्रांसपेरेंट वाला। ठीक है, देख के समझ में आ रहा है कि ये आपस में उलझे हुए हैं। ऐसा नहीं लगे, थोड़ा स्पेस कम है इसीलिए थोड़ा सा मेकओवर हम लोग को करना पड़ रहा है। ये सॉलिड वाला मान लेते हैं, मतलब शेडेड। तो ये देख रहे हैं, ये वन पेयर्ड क्रोमोसोम है और ये अनदर पेयर्ड क्रोमोसोम है। ठीक है, और ये जो पेयर बनाकर अब एक साथ एक जैसे वाले आ गए हैं, इन्हें कहेंगे होमोलोगस क्रोमोसोम्स। यही हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स। यहां से इनकी होमोलॉजी या होमोलोगस होने का प्रमाण मिलता है कि ये दोनों एक ही जैसे क्रोमोसोम है। अब इनका लॉजिक क्या है, इनको होमोलोगस कहते हैं, जो इसका मतलब है कि इसमें से एक पार्टनर इसे प्राप्त हुआ है फादर से और एक पार्टनर इसे प्राप्त हुआ है मदर से, ये मतलब हुआ। तो ये भी क्या हो गया, होमोलोगस
क्रोमोसोम्स हैं, ये भी होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं। अब देखिए, तो ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स है तो ये भी रहे ही होंगे। यहां समझने के लिए हम लोग कर देते हैं, ये दोनों जो आप फ्लावर पेटल शेप देख रहे हैं इस एक क्रोमोसोम का, इन्हें हम लोग कहेंगे सिस्टर क्रोमैटिड्स। ये दोनों एक ही क्रोमोसोम का हिस्सा है ना, सिस्टर क्रोमैटिड हो गया, और ये दोनों सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं। ठीक है, तो यहां देखिए, तो ये वाला और ये वाला आपस में कैसा रिलेशन रखेगा, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स, ये हो जाएंगे नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। ठीक है, अगर ये कंप्लीट है, आप लोग को ये अंडरस्टैंडिंग हो चुका, तो यहां कह सकते हैं कि नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स आपस में ओवरलैप करते हैं, ओवरलैपिंग बिटवीन नॉन सिस्टर chromatids of homologous chromosomes। होमोलोगस क्रोमोसोम अपने नॉन सिस्टर क्रोमैटिड का ओवरलैपिंग प्लेस करते हैं जाइगोटिन में, और ये जो ओवरलैपिंग हुआ इसे ही कहेंगे साइनैप्स फॉर्मेशन, और इस कॉम्प्लेक्स को नाम दिया जाता है सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। दिस कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड synaptonymal complex, and this is synapse formation। बहुत सारा इंफॉर्मेशन हमें मिला। तो जाइगोटिन स्टेज में साइनैप्स फॉर्मेशन होता है नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में। ठीक है, यहां तक नोट कीजिए। अब है अगला स्टेज जो है पैकिटीन। एक इंफॉर्मेशन यहां लेते हैं, एन बी यानी नोटेड बाय नंबर 1, द लेप्टोटीन and zygotin are short duration stages and then the Pachytene stage appears, which is longer than the both earlier stages। इसके बाद जो स्टेज आएगा पैकिटीन, वो लेप्टोटीन और जाइगोटीन दोनों से लंबा होता है। तो हम लोग आएंगे पैकिटीन।
कोशिश है कि पूरा का पूरा पांचों स्टेज यानी प्रोफेज 1 हम लोग एक ही साथ देख लें, एक ही बार में बोर्ड पे रहे। इन द मीन टाइम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और मतलब और ऑब्सक्योर होने लगता है और धुंधला पड़ने लगता है, और यहां पर ध्यान दीजिए, ये और ये सॉलिड वाले मतलब शेडेड वाले, अब क्या होगा, ये शेडेड वाला हिस्सा था, ये शेडेड वाला हिस्सा इसमें ट्रांसफर हो जाएगा, मतलब जो आपस में नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स उलझे हैं ना, साइनेप्स बना है, वहां एक्सचेंज ऑफ पार्ट होगा, यानी इसका पार्ट टूटकर इसको मिलेगा और इसका पार्ट टूट के इसको मिल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग इसको कैसे दिखाएंगे, इसका बाकी हिस्सा इसको मिल गया, ठीक है, तो इसका ये हिस्सा क्या हो जाएगा, ट्रांसपेरेंट वाला, ये हिस्सा इसका ट्रांसपेरेंट वाला, और ये ट्रांसपेरेंट वाले का ये हिस्सा क्या हो जाएगा, शेडेड। तो सेम चीज विल अप्लाई हियर, इसका शेडेड वाला हिस्सा टूटकर इसको मिल गया और इसका ट्रांसपेरेंट वाला हिस्सा इसको मिल गया, देख लीजिए। तो सेम चीज अगर इसमें करें तो कैसे दिखा सकते हैं, ये रहा शेडेड वाला यहां तक, उसके बाद शेडेड वाला हिस्सा टूट के किसमें चला गया है, अपने पार्टनर नॉन सिस्टर क्रोमेटिड को, तो इसका जो ट्रांसपेरेंट हिस्सा था वो किसको मिल जाएगा, बगल वाले को। तो सेम चीज यहां भी अप्लाई होगा, अब मतलब समझ रहे हैं, ये है exchange of parts between the non-sister chromatids at a particular nodule this is क्रॉसिंग ओवर, इसी को क्रॉसिंग ओवर कहा जाता है। तो क्रॉसिंग ओवर किनके बीच में होगा, बिटवीन द नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। सो क्रॉसिंग ओवर CO occurs between non-sister chromatids। यहां तक पूरा कीजिए।
यहां तक में जो हम लोग को इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिला वो है क्या कि कंडेंसेशन शुरू होता है क्रोमोसोम का, किसमें दिखाई पड़ता है कंडेंसेशन का इफेक्ट? लिप्टोटीन में, जाइगोटीन में पेयरिंग होता है और क्या दिखता है? साइनैप्स फॉर्मेशन दिखता है। ये साइनैप्स था ना। पैकिटीन में यही साइनैप्स क्रॉसिंग ओवर नोड्यूल तैयार करता है और वहीं पे जाके नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में उनके क्रोमेटिड पोर्शन का एक्सचेंज होता है, जिसे हम लोग क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। अब एक सेंटेंस लिखिएगा, द क्रॉसिंग ओवर, लिखिए, द क्रॉसिंग ओवर, द क्रॉसिंग ओवर इज mediated, the crossing over is mediated by an enzyme, by an enzyme called, by an enzyme called recombinase, by an enzyme called recombinase. And so the effect of, and so the effect of crossing over, and so the effect of crossing over results into, and so the effect of crossing over results into recombination. देखिए यहां पर तो क्रॉसिंग ओवर किया भी और उलझा हुआ है। अब क्या होता है अगले स्टेज पे डिप्लोटीन में जब जाता है तो इसमें और पैकिटीन में यही क्लियर कट अंतर नजर आता है कि जो एक्सचेंज हुआ था डिप्लोटीन में आके पॉइंट ऑफ एक्सचेंज यानी रिकॉम्बिनेशन पॉइंट पे, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल पे नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स जुड़े रहते हैं, ठीक है, लेकिन वो उलझे हुए थे, उलझन सुलझ जाता है। यानी पहले जैसे ओवरलैप था ओवरलैपिंग खुल जाता है लेकिन पॉइंट ऑफ रिकॉम्बिनेशन पे जुड़ा रहता है। अब ये जो है देखिए तो इस पर्टिकुलर पॉइंट को देख के नहीं लग रहा है एक्स जैसा बना हुआ है, तो ये एक्स लाइक फॉर्मेशन ही कहलाता है कायस्मा या कायस्माटा फॉर्मेशन, ठीक है। तो ये चीज इसके साथ हुआ। अब यहां पे क्लियर कट आपको नजर आ रहा होगा, देखिए इस ट्रांसपेरेंट वाले का हिस्सा इसको मिला और ये शेडेड वाला हिस्सा इसको मिला, तो यहां पे भी सेम होगा। तो हम लोग दूसरे वाले क्रोमोसोम के लिए भी ये काम करते हैं।
ठीक है, दिस इज हाउ, दिस इज डिप्लोटिन। अब वर्चुअली ये किस तरफ जा रहा है, प्रोफेज की समाप्ति की ओर। अगला स्टेज होगा डायाकाइनेसिस और ये कंप्लीशन ऑफ प्रोफेज 1 होगा और ट्रांजिशन टुवर्ड्स प्रोफेज 1 के बाद कौन आने वाला है, मेटाफेज 1। तो ट्रांजिशन टुवर्ड्स मेटाफेज 1 होगा। यहां तक पूरा कीजिए। अब इसमें पॉइंट नंबर 2 लिखेगा, वहां एनबी लिखा हुआ है ना, एनबी मतलब नोटेड बाय नंबर 2। वो नोटेड बाय नंबर 1 था, अब नोटेड बाय नंबर 2 जोड़िए। इसमें लिखिएगा डिप्लोटिन स्टेज is marked, M-A-R-K-E-D. Diplotin stage is marked by the unwinding of the overlapping non-sister chromatids, unwinding of the overlapping non-sister chromatids with joining at only crossing over nodule, NODULE, crossing over nodule. This is giving the homologous chromosome pair. This is giving the homologous chromosome pair and X-shaped structure, called, यहां लिखा हुआ है कायस्माटा, कहां गया कायस्मा, यहां है कायस्माटा, called कायस्माटा। हो गया।